नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों की। कक्षा 10 का टॉपिक है जिसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं गरीबी के बारे में। दोस्तों, गरीबी गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में असक्षम होता है या असफल होता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य। इन मूलभूत आवश्यकताओं की वह पूर्ति नहीं कर पाता। दोस्तों, गरीबी है वह एक व्यापक अवधारणा के रूप में भी अपने सामने आई है, जिसके अनेक आयाम होते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए कि गरीबी का तात्पर्य आर्थिक कमी या धन संपदा के अभाव से है। दोस्तों, अब बात करते हैं गरीबी के प्रकारों की। तो दोस्तों, गरीबी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी। दोस्तों, अब बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी के बारे में। दोस्तों, निरपेक्ष गरीबी है, इसके अंतर्गत व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। यानी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन को चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं आवश्यक होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, इनकी आपूर्ति करने में व्यक्ति क्या रहता है, असक्षम रहता है। ऐसी गरीबी क्या कहलाती है, निरपेक्ष गरीबी कहलाती है। अब बात करते हैं सापेक्ष गरीबी की। दोस्तों, सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमताएं मिलती है। विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमताएं मिलती है, यह सापेक्ष गरीबी स्पष्ट करती है या प्रदर्शित करती है। यानी एक राष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय है वह किसी अन्य राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से कम है, तो वह उस दूसरे राष्ट्र की तुलना में क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। तो मतलब इसमें आय वर्गों का जो ढांचा है उसके आधार पर पता चलता है कि कौन सा राष्ट्र गरीब है तथा कौन सा अमीर है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में गरीबी के माप को लेकर, कि भारत में गरीबी का जो मापन है कब किया गया, कैसे किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, भारत में जो गरीबी का प्रथम जो मापन है, प्रथम बार जो प्रयास है मापन का, वह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था सन 1868 ईस्वी में। सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में। इसके बाद स्वतंत्रता से पहले की बात करें कि स्वतंत्रता से पूर्व जो गरीबी है उसके अनुमान है वह कौन प्रस्तुत करता था। तो दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता से पूर्व जो गरीबी का जो माप है वह राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा अनुमान लगाए जाते थे। गरीबी के जो अनुमान है वे राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा लगाए जाते थे। किसके द्वारा, राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा लगाए जाते थे। बात करें स्वतंत्रता के बाद, कि स्वतंत्रता के बाद गरीबी के जो अनुमान है वह कौन प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद 1962 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा एक दल का क्या किया गया, गठन किया गया। किसके लिए, गरीबी का अनुमान है उसको लगाने हैं। सुरेश तेंदुलकर के द्वारा जो गरीबी के अनुमान है वे क्या बताए गए हैं। दोस्तों, 2011-12 के अनुसार सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए अगर मासिक उपभोग किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वह गरीब की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर ने भारत में गरीब है या गरीबी का जो प्रतिशत है वह बताया है 21.92%। यानी 2011-12 की अगर बात करें तो भारत में 21.92% जो लोग हैं वे गरीबों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अगर बात करें कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कितने लोग कर रहे हैं, तो लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। किसके अनुसार, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार। उसके बाद अपन बात करते हैं सी रंगराजन के अनुसार। सी रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 के जो आंकड़े हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए मासिक तथा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए मासिक जो खर्च करता है वह गरीबों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। बात करें भारत में
गरीबी का प्रतिशत 2011-12 की बात कर रहे हैं तो 29.5% जनसंख्या गरीब है। कहां की? भारत की। तो दोस्तों ये थे सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी के विभिन्न प्रकार के आंकड़े, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग जो खर्चा है या प्रति व्यक्ति मासिक जो उपभोग है उसके आधार पर अपन ने गरीबों की श्रेणी को बांटा और कितने लोग गरीब हैं भारत में उसके बारे में अध्ययन किया। अब बात करते हैं कि भारत में जो विश्वसनीय जो समंकों का जो संकलन है उसका कार्य करती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा भारत में विश्वसनीय समंकों का संकलन का जो कार्य है वह किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों गरीबी के कारणों के बारे में। तो दोस्तों गरीबी के कारणों का अपन अध्ययन करते हैं तो गरीबी के कारणों में अपन पहला लेते हैं सामाजिक कारण। दोस्तों सामाजिक कारण, भारत का जो सामाजिक ढांचा है वह गरीबी को बढ़ाने वाला ही रहा है। यानी भारत का जो सामाजिक ढांचा है वह गरीबी को बढ़ाने वाला है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर ही इस प्रकार की है कि वहां गरीबी कम होने की बजाय निरंतर गरीबी बढ़ती जा रही है। जन्म, विवाह, मृत्यु से संबंधित अनेक जो परंपराएं हैं वे यहाँ विद्यमान हैं, जिससे व्यक्ति निरंतर क्या बनता जाता है? कर्जदार बनता जाता है। मतलब व्यक्ति को इतने सामाजिक स्वरूप के अंदर बांध दिया है इन परंपराओं ने, जन्म, विवाह और मृत्यु तीनों के अवसर पर व्यक्ति है वह अपनी आय का लगभग हिस्सा है वह खर्च कर देता है, तो वह जीवन पर्यंत क्या रहता है? कर्जदार बना रहता है। तो यह था सामाजिक कारण गरीबी का। अब बात करते हैं गरीबी के आर्थिक कारण के बारे में। दोस्तों भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वह आर्थिक पिछड़ेपन का क्या है? शिकार हो रही है। निरंतर आर्थिक जो पिछड़ापन है वह भारत की जनसंख्या में शामिल होता जा रहा है। आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर निवेश या खर्च नहीं कर पाते। आर्थिक पिछड़ापन होने से शिक्षा, स्वास्थ्य पर वो कोई भी किसी भी तरह का खर्च या निवेश नहीं कर पाते, जिससे उनकी जो गुणवत्ता है वह निम्न बनी रहती है, कमजोर बनी रहती है। अब बात करते हैं गरीबी का राजनीतिक कारण। दोस्तों राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भारत में भीषण गरीबी के लिए क्या रही है? उत्तरदायी रही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से पहले सरकार के द्वारा गरीबी के निवारण के लिए कोई विशेष प्रयास है वह नहीं किए गए थे। अर्थात राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसकी कमी ने भी भारत में गरीबी को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान है दिया है। अब बात करते हैं अन्य कारणों की। दोस्तों अन्य कारणों में अपन लेते हैं शिक्षा का निम्न स्तर। शिक्षा का निम्न स्तर भी गरीबी का प्रमुख क्या है? कारण है। दूसरा है रोजगार परक तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव और कमजोर आधारभूत संरचना। कमजोर आधारभूत संरचना, पूंजी निर्माण का अभाव और स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता, ये सभी जो अन्य कारण हैं सभी गरीबी के लिए क्या है? जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं गरीबी निवारण के उपायों के बारे में कि भारत में गरीबी निवारण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो दोस्तों 1970 के दशक से पहले सरकार के द्वारा गरीबी निवारण के लिए कोई किसी भी प्रकार का जो सार्थक प्रयास है वह नहीं किया गया था। कब? 1970 के दशक से पहले। 1970 के दशक के बाद की बात करें तो निवारण के लिए भारत में कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई तथा अपनाई गई। कई योजनाएं भारतीयों के द्वारा अपनाई गई, जैसे स्वरोजगार के लिए तरह तरह की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई। तो इस प्रकार गरीबी निवारण के विभिन्न उपायों की अपन बात करते हैं। देखें शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार से भी गरीबी को मिटाया जा सकता है। दूसरा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके, यानी रोजगार के अवसरों में क्या की जानी चाहिए? वृद्धि की जानी चाहिए। तीसरा है सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता, यानी सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं उन पर क्या किया जाना चाहिए? नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। चौथा जनसंख्या पर नियंत्रण।
तो ये सभी कारण हैं जिनसे अपन गरीबी को मिटा सकते हैं। तो इस प्रकार अपना जो गरीबी जो चुनौती है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वह कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।